स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम समझेंगे गति और वेग को। यहाँ पर एक सर्कल दिया गया है जिसमें ABC को डिनोट किया गया है, R त्रिज्या दी गई है। क्वेश्चन है आपका, चित्र को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। R त्रिज्या के एक वृत्ताकार पथ पर राम, रहीम और जोसेफ एक ही समय में स्थिति A से चलना प्रारंभ करते हैं। 1 घंटे बाद राम A स्थिति पर, रहीम B स्थिति पर, जोसेफ C स्थिति पर पहुंच जाता है। तो आपको पता चल गया होगा कि पहले कौन चल रहा है, A चल रहा है, देन B चल रहा है, देन C चल रहा है। तो सही कथन पर आपको निशान लगाना है। राम अधिक विस्थापित हुआ, रहीम अधिक विस्थापित हुआ, या रहीम जो है जोसेफ है वो अधिक विस्थापित हुआ। तो राम की चाल अधिक है, राम सबसे पहले पहुंचा है, तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा आपका, राम अधिक विस्थापित हुआ। सेकंड है, जो व्यक्ति समान समय में अधिक विस्थापित हुआ उसका वेग क्या होगा, उसका वेग अधिक होगा। जो व्यक्ति समान विस्थापन के लिए अधिक समय लेता है उसका वेग कम होगा, जैसे यहाँ पर जोसेफ का सबसे कम है। सही कथन पर सही का निशान लगाना है यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में। तो देखिए, वेग भौतिक राशि विस्थापन के समानुपाती होता है। जी हाँ, सही निशान लगा दीजिए। विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, ये भी सही है। वेग भौतिक राशि के समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये भी सही है। वेग एक सदिश राशि है, जी हाँ। दिशात्मक चाल को ही वेग कहते हैं, ये भी सही है, क्योंकि देखिए सदिश राशि है तो दिशात्मक तो होगा ही, ठीक है, दिशा के साथ। सदिश का अर्थ ही ये होता है। वेग का मान 0 भी हो सकता है, जी हाँ बिल्कुल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जी, चाल का मान भी 0 हो सकता है, ये भी सही है। चाल और वेग दोनों का मान 0 हो सकता है। चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, धनात्मक और 0 हो सकती है। चाल सदैव धनात्मक तथा वेग ऋणात्मक धनात्मक हो सकता है, ये भी सही है। वेग ऋणात्मक हो सकता है पर चाल नहीं हो सकती। वेग बराबर विस्थापन बटा समयांतराल होता है, ये भी सही है। ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये भी, वेग निकालने का। वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, तो ये भी सही है, ठीक है। तो सभी यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं हमें सभी सही हैं, तो आपको सही का निशान लगा देना है। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, ऋतु अपने घर ए से मित्र के घर बी जाती है। देखिए ए से बी जा रही है ऋतु। यदि ए से बी तक जाने में उसे 1/4 घंटा लगता है तो ऋतु किस वेग से गतिशील है। तो देखिए ए से बी जाने पर ऋतु की दूरी निकालिए 2 से 5, तो कितनी हो गई, 1 2 3 किलोमीटर दूरी हो गई, ठीक है। हमें क्या दे रखा है, समय दे रखा है 1/4, तो आप निकाल लीजिए वेग को विस्थापन बटा समय से, जो कि हो जाएगा 3/1/4, जो कि हो जाएगा 3 × 4/1, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की उसकी वेग रहेगी, ठीक है। किलोमीटर में दूरी दे रखी है तो हमें इजी रहेगा निकालने में। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए अपनी वर्कबुक में। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इस इस वर्कशीट का। तो देखिए, मोहन x से y तक न्यूनतम दूरी वाले मार्ग पर चलता है, x से y, ठीक है। यदि उसे 14 सेकंड लगते हैं तो उसकी दिशात्मक चाल होगी। तो देखिए x से y न्यूनतम अगर उसकी चाल देखें ना, तो हमें दूरी मिल जाएगी यहाँ पर 7 + 7 14 मीटर, और समय दे रखा है उसे 14 सेकंड लगते हैं कम मार्ग पर अगर वो चलता है तो, ठीक है। अधिक मार्ग वाला आपको नहीं चूज करना है, आपको कम मार्ग वाला चूज करना है, जो कि हो जाएगा 7 + 7, तो आप इसे इंक्लूड करेंगे, ठीक है, x से y तक। तो यहाँ पर 7 + 7 हो गया 14 मीटर। अब समय दे रखा है आपको 14 सेकेंड, दूरी दे रखी है आपकी 7 + 7 14 मीटर। तो दिशात्मक चाल निकाल लेंगे हम 14 मीटर प्रति सेकेंड, तो 14/14 हो जाएगा। तो देखिए चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो यहाँ पर 14 मीटर बटा 14 सेकंड हो जाएगा, जिससे आंसर निकल जाएगा हमारा 1 मीटर प्रति सेकंड। पहले देखेंगे वर्कशीट 38 का सॉल्यूशन, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, चाल की परिभाषा व मात्रक लिखिए। तो इजी क्वेश्चन है, चाल की परिभाषा और मात्रक क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। तो ये आपको नोट डाउन कर लेना है अपनी वर्कशीट में। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, जब वस्तु एक समान गति से गति कर रही होती है तब इसका मार्ग कैसा दिखाई पड़ता है। तो इसका मार्ग दिखाई पड़ता है एक समान, तो आपको इस तरह से लिख देना है एक समान। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, त्वरण किसे कहते हैं, सूत्र व मात्रक भी लिखिए।
किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फोर्थ क्वेश्चन। एक बस 16 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में तथा 20 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है। बस की औसत चाल क्या है? तो टोटल हम दूरी निकालेंगे, देन टोटल समय निकालेंगे, देन औसत चाल का सूत्र लगा देंगे, दूरी बटा समय। तो इस तरह से इसे सॉल्व करना है आपको। ये देखिए, कुल दूरी 16 और 20 को जोड़ देंगे 36 किलोमीटर। चूँकि हमारी चाल की जो मात्रक है वो मीटर प्रति सेकंड में रहता है, तो हम इसे मीटर में चेंज कर देंगे। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो यहाँ 36 किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा 36,000 मीटर। कुल समय 15 + 60 75 मिनट, जिन्हें सेकंड में चेंज करेंगे 60 से मल्टीप्लाई करके, तो 4500 सेकंड हो जाएंगे। और 36,000 को 4500 से डिवाइड करने पर हमारे पास में औसत चाल बचेगी 8 मीटर प्रति सेकंड। तो ये आपको नोट डाउन कर लेना है इसी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ देखेंगे, चाल एवं वेग में अंतर बताइए। तो चाल एक अदिश राशि है जबकि वेग एक सदिश राशि है। चाल में केवल परिमाण होता है जबकि वेग में परिमाण व दिशा दोनों होते हैं। तो ये आपको नोट डाउन कर लेना है। और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस वर्कशीट का, जिसमें क्वेश्चन 6 है। राम विरामावस्था से अपनी गाड़ी शुरू करता है। विराम अवस्था में था, फिर गाड़ी शुरू करता है और 30 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड, सेकंड को ऊपर ले आए तो इनवर्स हो गया, 5 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है। तो गाड़ी का त्वरण ज्ञात करो। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना जरूरी है। त्वरण का फॉर्मूला होता है v - u/t, 5 - 0/30। तो 5/30 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 1/6 मीटर प्रति सेकंड या मीटर सेकंड यूनिवर्स हमारे पास में आंसर आ जाता है। तो यहाँ पर हमने 6 क्वेश्चन के आंसर देख लिए हैं। आप इन्हें नोट डाउन करें और लर्न कर लें। तो ये होता है कार्यपत्रक 38 का सॉल्यूशन डन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 39 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन फर्स्ट है, किसी वस्तु के एक समान और असमान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति कैसी होती है? तो आंसर हो जाएगा, किसी वस्तु के एक समान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति एक सरल रेखा होती है व असमान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति वक्र रेखा, परवलय नामक या मुड़ी हुई हो सकती है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप नोट डाउन कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, वेग समय ग्राफ के नीचे की क्षेत्र में मापी गई राशि क्या होती है? तो मापी गई राशि होती है वस्तु के विस्थापन के परिमाण के बराबर। तो ये भी नोट डाउन कर लेना है। थर्ड क्वेश्चन है, एक समान चाल एवं असमान चाल से गतिमान वस्तु के लिए दूरी समय आरेखित करें। तो आपको क्या करना है, ग्राफ आरेखित करना है। तो ग्राफ को अच्छे से करिएगा। ये समान गति हेतु ग्राफ है। देखिए इस तरह से आपको अपने ग्राफ पेपर पर नोट डाउन कर लेना है। समान गति हेतु सीधी रेखा जो प्राप्त होती है हमें, तो ये समान गति हेतु ग्राफ है और ये है असमान गति हेतु ग्राफ, जिसमें एक मुड़ी हुई रेखा या परवलयकार रेखा हमें प्राप्त होती है। तो ये तीनों ही क्वेश्चन डन होते हैं आपके वर्कशीट 39 के, जिन्हें आपको नोट डाउन कर लेना है, लर्न कर लेना है इसी पार्ट में। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 39। अब देखेंगे कार्यपत्रक 40 का सॉल्यूशन। इसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, सारणी में वस्तुओं की गति के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। प्रत्येक दशा में धक्का देना या खींचना के रूप में पहचान कर लिखना है। क्या वह स्थिति धक्का देने की है या खींचने की है या उठाने की है, वो आपको बताना है। तो मेज पर रखी पुस्तक को गतिशील बनाना, ये क्या है? धक्का देना। दरवाजे को खोलना या बंद करना, खींचना। कुएं से बाल्टी, पानी की बाल्टी को खींचना, तो ये ऑब्वियसली इसमें तो खींचना आ ही गया है, तो ये क्या है? खींचना। ठीक है, आप इसे कर कर देखिए, आप इमेजिन करके इन चीज़ों को करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं इनमें। लदी हुई बैलगाड़ी को चलाना, धक्का देना होता है। किसी मेज की दराज को खोलना, खींचना होता है। आप कोई भी रैक खोलिए, आप उसमें क्या कर रहे हैं, कौन सी क्रिया कर रहे हैं? खींचने की। ठीक है, तो इसे इस तरह से नोट डाउन कर लेना है। तो ये डन होता है आपका क्वेश्चन फर्स्ट। अब देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन है, उचित शब्दों द्वारा आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। बल में परिमाण के अलावा दिशा भी होती है। तो ये बल की परिभाषा भी हो गई और बल का अंतर भी हो गया। ठीक है, बल में परिमाण के अलावा दिशा भी होती है। किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले
बल को दाब कहते हैं, दाब की परिभाषा भी हो गई। देखिए, बल द्वारा किसी वस्तु की गतिशील अवस्था या स्थिर अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। आप कोई भी वस्तु को अगर बल लगाएंगे तो आप उसकी स्थिति में परिवर्तन ला सकते हैं। ठीक है, तो ये डन होता है सेकंड क्वेश्चन। अब इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है, चित्र देखकर बताना है आपको कि कौन सी क्रिया हो रही है, बल धक्का देना हो रहा है या खींचने की प्रक्रिया हो रही है या उठाने की। तो देखिए, कार को धक्का लगा रहा है एक व्यक्ति, तो ये क्या हो गया, धक्का देना। बच्चे खेल रहे हैं, एक दूसरे को खींच करके खेलेंगे, तो यहाँ पर खींचना हो गया। कुएं में से पानी की बाल्टी को निकालना, खींचना हो गया। एक आदमी देखिए सामान उठा रहा है, तो ये कौन सी क्रिया है, उठाना। ठीक है, तो इस तरह से डन होता है आपका वर्कशीट 40 का भी सॉल्यूशन। यहाँ हम देखेंगे कार्यपत्रक 41 का सॉल्यूशन सब्जेक्ट साइंस की विषय विज्ञान की वर्कबुक का। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्न वस्तुओं को उनके बढ़ते वजन के आधार पर 1 से 5 अंक दीजिए। सबसे भारी वस्तु को 5 अंक देना है आपको। तो यहाँ पर कुछ वस्तुएं दी गई हैं, पुस्तक, मेज, पेन, फ्रिज, कागज। तो सबसे भारी वस्तु को आपको 5 अंक देना है। तो देखिए, आपको इजीली याद हो जाएगा कि सबसे भारी वस्तु तो है फ्रिज। देन सबसे हल्की वस्तु देखिए 1 है, इसके बाद में आ जाएगा पेन, इसके बाद में आ जाएगी तीसरे नंबर पे पुस्तक, चौथे नंबर पर मेज और 5वें नंबर पर आपका फ्रिज आ जाएगा सबसे भारी। तो 1 से 5 तक आपको इस क्रम में देना है। तो आप अपने वर्कबुक में इससे लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, नोट डाउन कर लेना है आपको इस आंसर को। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जिसमें है, निम्न में से किस वस्तु की अवस्था एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवर्तन हम आसानी से कर सकते हैं। याद रखिए, आसानी से करने वाले परिवर्तन को हमें सही का निशान लगाना है। क्या आप दिए गए निष्कर्ष से सहमत हैं? तो देखिए, पहाड़, पेंसिल, आपका घर, स्केल, पुस्तक दी रखी है। तो देखिए, आसानी से जो मूव हो सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान में, आपको उन्हीं के आगे सही का निशान लगाना है। तो आसानी से जो मूव हो सकते हैं वो है पेंसिल, स्केल, पुस्तक। जो आपका घर है और पहाड़ है, ये आसानी से मूव नहीं होते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड को आप टिक नहीं करेंगे, तो इन्हें इस तरह से टिक कर देना है 2, 4 और 5 को। तो नोट डाउन कर लेना है ये भी क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, तो देखिए निष्कर्ष यहाँ पर आपको दे रखा है एक, जिसका द्रव्यमान अधिक होता है वह अवस्था में परिवर्तन का अधिक विरोध करता है। जड़त्व द्रव्यमान की माप है, हाँ या नहीं? तो आपको बताना है हाँ। अगर उसका द्रव्यमान अधिक होता है तो वो अपने परिवर्तन का अधिक विरोध करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा हाँ, और आपको यहाँ पर लिख देना है हाँ। ठीक है, इसे भी इस तरह से आपको लिख देना है। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द द्वारा करें। प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। वस्तु के इस गुण धर्म को क्या कहते हैं? जड़त्व। तो यहाँ लिख देना है आपको जड़त्व, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ आपको जड़त्व लिख देना है। जड़त्व का माप है, जड़त्व द्रव्यमान का माप है। तो यहाँ पर इस तरह से द्रव्यमान नोट डाउन कर लेना है। देन है, गतिशील वस्तु भी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। हाँ, उसमें भी आपको कहीं ना कहीं जोर तो लगाना ही पड़ेगा। तो ऑप्शन यहाँ पर लिख देंगे हाँ, ये वाला सही हो जाएगा। तो इसे नोट डाउन कर लेना है आपको। नेक्स्ट फोर्थ देखेंगे थर्ड का, खड़ी बस अचानक चलती है तो हम पीछे की ओर किस गुणधर्म के कारण झुक जाते हैं? तो जड़त्व के गुणधर्म के कारण, जड़त्व का नियम जो बता रखा है, इसी के कारण खड़ी बस जब अचानक चलती तो हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। चलती हुई बस अचानक रुकती है तो हम आगे की ओर किस गुणधर्म के कारण झुकते हैं? ये भी जड़त्व के कारण ही होता है। मतलब अगर मूवमेंट है कहीं भी, अगर आपको अचानक से दिखाई दे रहा है तो वो जड़त्व का ही गुणधर्म होता है, उसी के कारण मूवमेंट होता है। ठीक है, और ये विरोध भी करता है। ठीक है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम जड़त्व पर आधारित है। उचित शब्दों में रिक्त स्थान को भरें। जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर बाह्य बलन नहीं लगा जाए। गतिशील अवस्था में है तो वो गतिशील ही रहेगी जब तक कि उस पर बाह्य बलन नहीं लगाया जाए। तो ये सही है। तो यहाँ पर देखिए, स्थिर अवस्था में तो आ जाएगा गतिशील अवस्था,
तो ये आपको रिक्त स्थान में लिख देना है यहाँ पर। और गतिशील अवस्था में है तो वो गतिशील में ही रहेगी। स्थिर अवस्था में है तो वह यहाँ पर आपको करेक्ट कर देना है। स्थिर अवस्था में है ना तो वो स्थिर अवस्था में ही रहेगी। ठीक है, तो स्थिर अवस्था इस तरह से आपको लिख देना है। ठीक है, इसे करेक्ट कर देना आप, स्थिर अवस्था में ही रहेगी। और गतिशील अवस्था में है ना तो वो गतिशील अवस्था में ही रहेगी। तो यहाँ पर आपको गतिशील लिख देना है। ठीक है, क्योंकि देखिए आप पुस्तक को रखिए, अब वो स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, आप मूवमेंट करेंगे उसका तो वो मूवमेंट करेगी। बस है, स्थिर है तो स्थिर रहेगी, अगर गतिशील होगी तो वो गतिशील ही रहेगी जब तक उस पर ब्रेक न लगाया जाए। तो ये आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर स्थिर अवस्था आ जाएगा पहले ऑप्शन में और दूसरे ऑप्शन में आ जाएगा गतिशील। गतिशील में गतिशील और स्थिर अवस्था में स्थिर। तो इसे भी नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 4। यदि किसी वस्तु को स्पर्श कर उसकी अवस्था में परिवर्तन आता है तो उसे संपर्क बल कहते हैं। बिना स्पर्श की अवस्था में परिवर्तन आता है तो उसे असंपर्क बल कहते हैं। दिए गए कथन के आधार पर संपर्क असंपर्क पर सही का चिन्ह लगाएं। जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर उछाला जाता है तो वह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की ओर पुनः लौट आती है। यह बल है, क्या है? असंपर्क बल, क्योंकि असंपर्क बल ऊपर जा रही है वस्तु तो आप संपर्क थोड़ी कर रहे हो उससे, वो अपने आप ही आ रही है नीचे की ओर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको टिक कर देना है असंपर्क बल। ठीक है, असंपर्क बल उसके कारण होता है। बैल अपने पेशीय बल के कारण बैलगाड़ी को चलायमान रखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा संपर्क बल। बैलों को जब जो पेशीय बल होता है उसके कारण बैल चलते हैं, बैलगाड़ी जो होती है वो चलती है, तो यहाँ पर संपर्क बल हो जाएगा। तो पहले ऑप्शन में असंपर्क हो जाएगा, इसमें संपर्क हो जाएगा। देन देखेंगे सी, हल्की लोह वस्तु चुंबकीय और आकर्षित होती है, आकर्षण बल होता है असंपर्क। आप संपर्क थोड़ी करते हैं, वो अपने आप ही आकर्षित हो जाते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा असंपर्क। चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षण बल होता है, कैसा होता है? असंपर्क। स्टेशन पर खड़ी गाड़ी को धक्का लगाकर गाड़ी को गतिशील अवस्था में लाया जाता है, यह पेशीय बल से संभव है। यह पेशीय बल कैसा होता है? संपर्क बल। जब आप गाड़ी को चालू करेंगे तभी वो चालू होगी, नहीं तो वो स्थिर अवस्था में ही रहेगी। तो यहाँ पर संपर्क बल हो जाएगा। अब 5th क्वेश्चन देखेंगे। गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, पेशीय बल, घर्षण बल में से 2 असंपर्क बलों को छांटकर लिखिए। अपने उत्तर की पुष्टि के लिए आवश्यक चित्र बनाइए। तो यहाँ पर मैंने बनाया है चुंबक का चित्र, जिसमें देखिए कौन कौन से बल लगते हैं, चुंबकीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल। तो आपको इस तरह से चित्र के द्वारा इसे बना देना है चित्र को। चुंबक का नॉर्थ साइड बता दिया है, एस साइड बता दिया है। तो देखिए एक दूसरे के संपर्क में कब आते हैं वो दिखा देना है, असंपर्क में रहते हैं कब। तो यहाँ पर देखिए, तो पहले में तो आप लिख देंगे चुंबकीय बल, और दूसरे में लिख देंगे गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, तो इसे आपको लिख देना है, नोट डाउन। कार्यपत्रक 42, कार्यपत्रक 42 का सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, जड़त्व से आप क्या समझते हैं? गति का प्रथम नियम जो कि जड़त्व का नियम है, तो यहाँ पर उसी को रिलेट करते हुए हम देखेंगे क्वेश्चन। जड़त्व से आप क्या समझते हैं? तो किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी गति की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है, जड़त्व कहलाता है। सेकंड क्वेश्चन है, गति के प्रथम नियम की परिभाषा लिखिए। गति के प्रथम नियम यानी जड़त्व का नियम के अनुसार एक स्थिर वस्तु स्थिर अवस्था में ही रहती है। गतिमान वस्तु स्थिर गति और सीधी रेखा में गति करती है जब तक कि उस पर असंतुलित बल न लगाया जाए। थर्ड क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में सिक्के के गिलास में गिरने का कारण स्पष्ट कीजिए। जैसे आप देखिए, एक ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं, आप गिलास रखिए, उसके ऊपर गत्ता रखिए, देन उसके ऊपर सिक्का रखिए। तो जब गत्ते को आप मूव करेंगे तो सिक्का गिर जाएगा, गत्ता बाहर गिरेगा। तो इसका क्या रीज़न है? देखिए, गिलास पर रखे गत्ते को एकदम से हटाने की वजह से गत्ता गति की अवस्था में आ जाता है, लेकिन सिक्का स्थिर अवस्था में ही रहता है। सिक्के को कोई करा नहीं है हमने टच, तो जिसकी वजह से सिक्का गिलास में गिर जाता है।
फोर्थ क्वेश्चन है, चादर को झटकने पर धूल के कण क्यों उठते हैं? चादर को झटकने पर चादर में गति होती है, लेकिन धूल के कण जड़त्व के कारण स्थिर अवस्था में ही बने रहते हैं। अतः चादर से अलग धूल के कण उठाए हुए या उठते दिखाई देते हैं। किसी पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर कुछ पत्तियां नीचे गिर जाती हैं, ऐसा क्यों होता है? तो आंसर लिखेंगे, न्यूटन की गति के प्रथम नियम के कारण पत्तियां विरामावस्था में रहने की कोशिश करती हैं, लेकिन शाखा में गति के कारण इसकी शाखा से पत्तियां नीचे गिर जाती हैं। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 42 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 43, कार्यपत्रक 43। इसमें समझेंगे गति के द्वितीय और तृतीय नियम को। तो प्रथम नियम हमें समझ लिया है, अब देखेंगे द्वितीय नियम। संवेग को परिभाषित कीजिए। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं। संवेग किसी वस्तु को स्थानांतरित करने की क्षमता है। इसके द्रव्यमान में गति होती है, अर्थात संवेग किसी गतिमान पिंड की गति की मात्रा को पिंड को संवेग कहा जाता है। गति के दूसरे नियम का सूत्र लिखिए। F बराबर ma होता है, जहाँ F बराबर बल होता है, A त्वरण, m पिंड का द्रव्यमान। गति के द्वितीय नियम द्वारा हम किसका मापन कर सकते हैं? गति के द्वितीय नियम द्वारा बल का सूत्र का मापन कर सकते हैं। क्रिकेट में बॉलर बॉलिंग करने से पहले अपने हाथ को घुमाता है। आपने देखा बॉलिंग करता है जब बॉलर, तो अपने हाथ को यूं सर्कल की तरफ घुमाता है। तो क्यों? गेंद को उचित गति प्रदान करने के लिए। गति का तृतीय नियम लिखिए। क्रिया प्रतिक्रिया नियम है गति का तृतीय नियम, ठीक है, तो इसे आपको लिखना है। गति का तीसरा नियम कहता है कि जब एक पिंड दूसरे पिंड पर बल लगाता है तो पहला पिंड एक बल का अनुभव करता है जो कि लगाए गए बल के विपरीत दिशा में परिमाण के बराबर होता है। 6 क्वेश्चन है, गति के तृतीय नियम के दैनिक जीवन में कोई 2 उपयोग लिखिए। पृथ्वी पर पड़ी गेंद जितने बल से पृथ्वी को दबाती है, पृथ्वी उतने ही बल से उसे ऊपर की ओर उछालती है। पानी में तैरते समय मनुष्य पानी को पीछे की ओर धकेलता है। इस प्रतिक्रिया के कारण ही वह आगे बढ़ पाता है। कार्यपत्र 44 को 44 कार्यपत्र को, जिसमें देखेंगे गुरुत्वाकर्षण। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपके द्वारा ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद पुनः धरातल पर आ जाती है, क्यों? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल वस्तु के वेग के विपरीत कार्य करता है और गेंद को अपनी ओर खींचता है। इस प्रकार गेंद पुनः धरातल पर आ जाती है। सेकंड क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का घूमना कौन से बल के कारण संभव होता है? लिखिए। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का घूमना पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण संभव है। थर्ड क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए। तो यहाँ लिखेंगे, गुरुत्वाकर्षण के नियमानुसार किन्हीं 2 पिंडों के बीच आकर्षण बल उन दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम सभी पिंडों पर व सभी स्थानों पर लागू होता है। इस प्रकार के नियम को सार्वत्रिक नियम कहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो आंसर हो जाएगा F बराबर G m गुणा स्मॉल m बटा d स्क्वायर। m है यहाँ पर कैपिटल M जो है वो है यहाँ पर पृथ्वी का द्रव्यमान, d है वस्तु तथा पृथ्वी के बीच की दूरी। तो G बराबर हो जाएगा यहाँ पर स्मॉल g बराबर Gm बटा d स्क्वायर। तो दोनों ही फॉर्मूले हैं यहाँ पर, तो आप इसे ध्यान रखें और लिख सकते हैं। तो ये डन होता है वर्कशीट 44 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे वर्कशीट 45, जिसमें देखेंगे मुक्त पतन या गुरुत्वाकर्षण। फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण का मान लिखिए 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन है, मुक्त पतन से आप क्या समझते हैं? जब कोई वस्तु विशेष ऊंचाई से गिराई जाती है तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर गिरती है। वस्तु के इस तरह गिरने को मुक्त पतन कहते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान कौन से गुण का मापन है? किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व गुण का मापन है। भार किसे कहते हैं? वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल वस्तु का भार कहलाता है। इसे W से निर्दिष्ट करते हैं। द्रव्यमान एवं भार में अंतर बताइए। तो पहला अंतर हो जाएगा, यह वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा है, जबकि भार में लिखेंगे कि यह एक बल है जिसमें वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। द्रव्यमान सभी जगह स्थिर रहता है, भार स्थान परिवर्तन के साथ बदलता रहता है। इसका ऐसा ही मात्रक केजी है द्रव्यमान का, और जो है भार का मात्रक होता है न्यूटन। 6 क्वेश्चन है, दाब की परिभाषा लिखिए। किसी सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। इसकी इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है।